Hello students, welcome to all of you in the 7th session of the chapter 2, that is linear correlation. Students, in our last 6 sessions we understand two different methods from which we can find the value of correlation coefficient, means value of R, that is scatter diagram, and the second one is Karl-Pearson product moment method. Today we are going to understand the third method, that is known as Spearman rank correlation method. So students, there are some situations when we deal with qualitative variable. So we can say that beauty, honesty, skill, morality, proficiency, these all are, you cannot give exact numbers to them. That this is a 72 means it is this is not a quantitable data. आप उसको क्वांटिटी में डायरेक्टली नहीं उसको बोल सकते कि ये कितना है एग्जैक्टली. तो जहाँ पे क्वांटिटेबल डेटा नहीं होता है वहाँ पे हम लोग जो आगे के दो मेथड है स्कैटर डायग्राम या तो फिर कार्ल-पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, वहाँ पे ऐसे क्वालिटेटिव डेटा का हम लोग अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसे क्वालिटेटिव डेटा का अगर हम लोगों को आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इन दैट केस वी हैव टू यूज द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. In such situation, these characteristics, or we can say qualitative variables or attributes, are incapable of quantitative measurement, but they can be ranked serially according to their proficiency in such characteristics. इसका मतलब कि आप उसको कोई पर्टिकुलर ऐसे उसको क्वांटिटेटिव मेजर में पॉसिबल नहीं है उसको मेज़र करना. कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है उसको आप लोग किलोग्राम मीटर किलोग्राम में नहीं मेज़र कर पाओगे ऑब्वियसली. तो उसको क्या कर सकते हो, बट हाँ ये कर सकते हैं कि हम उसको रैंक दे सकते हैं कि ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन, और वी कैन से ही इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो हम लोग उसको रैंक दे सकते हैं. जैसे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखते तो वहाँ पे आपको रैंक दिया जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड. वहाँ पे उसको कोई यूनिट के साथ में मेजर नहीं किया जाता है, उनको सिर्फ स्कोर दिया जाता है, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड. तो वैसे ही जहाँ पे ये क्वालिटेटिव डेटा होता है तो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए रैंक दिया जाता है. ठीक है. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड यूजिंग सच रैंक्स ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ऑफ कोर्स एज सजेस्टेड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इज नोन एज अ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने ऐसे रैंक जब हम लोग के पास हो तो उसके ऊपर से कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक मेथड दिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Spearman's rank correlation method. Sometimes even if the data consists of quantitative variable like height, weight, the rank correlation coefficient is obtained by assigning the ranks to be to the numerical observations according to their magnitude. कई बार अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपको पता भी हो, मतलब कि आपका डेटा क्वांटिटेटिव है, जैसे कि हाइट वेट, तो उसको मेज़र करना पॉसिबल है. जैसे हाइट सेंटीमीटर में, मीटर में मेज़र करना पॉसिबल है. वेट किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, उसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे पास यूनिट है. बट उसको रैंक दे के भी अगर हम लोग इस मेथड से उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. बट स्टूडेंट याद रखो ये दोनों ही मेथड से अगर आपका आंसर जो है वो अलग आ सकता है. कौन सी दो मेथड से, तो एक रैंक कोरिलेशन मेथड जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड दूसरा कार्ल-पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं. उन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे. ठीक है. जनरली व्हेन देयर इज अ मोर डिस्पर्जेंस अमॉन्ग द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज प्रिफर्ड ओवर कार्ल-पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिकॉज rank correlation coefficient is more stable about dispersion of the observation as compared to Karl-Pearson's correlation coefficient. तो ये एक उसके एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज है ओवर कार्ल-पियर्सन मेथड. बट ये कब हो पाएगा,
जब आप लोग देख पाओगे जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बीच में डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस ओनली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रैंक कोरिलेशन मेथड है इट इज़ बेटर देन द कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ओके, ये कंडीशन खास याद रखना, ये हर एक जगह पे हम लोग नहीं बोल सकते दैट इज रैंक कोरिलेशन मेथड इज बेटर देन द कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, बिकॉज कार्ल पियर्सन मेथड जो है वो ओरिजिनल डेटा के ऊपर है, जबकि रैंक कोरिलेशन जो है वो हम लोग ओरिजिनल डेटा के ऊपर नहीं करते। ठीक है। ओके, so this is the formula, very simple formula, there is only one formula particularly as per concept of these sessions, that r is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1। जितना फ्लुएंटली बोलते जाओगे बार बार उतना ज़्यादा बहुत इजीली ये याद रह जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अभी यहाँ पे d की वैल्यू ऐसी है जो आपके लिए अननोन होती है कि d बराबर क्या होता है, यहाँ पे लोग d बोलते फॉर डिफरेंस, डी वी आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस किसके बीच में, तो रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, मतलब कि आर एक्स माइनस आर वाई। सो यू कैन से दैट डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ एक्स एंड वाई इज नोन एज द डी, एंड सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन द रैंक्स ऑफ एक्स वाई। सो उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, अगर हम लोग कंपेयर करें कार्ल पियर्सन मेथड से तो ये उसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी हम लोग वन बाय समझते थे, दैट इज व्हेन n pairs of observations and numerical measurement, or we can say quantitative variable, generally the highest observation is given the rank 1, the second highest observation given rank 2, and so on for each variable, and the rank correlation coefficient can be obtained from the this rank। मतलब कि अगर न्यूमेरिकल मेजरमेंट पॉसिबल है, ऐसी अगर कोई आपके पास वेरिएबल है उसको भी अगर आप लोग रैंक कोरिलेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये मेथड में आप लोग मेजरमेंट दूसरे कोई ले ही नहीं सकते, इसमें रैंक ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा वेटेज मतलब कि जिसका नंबर ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि हाइट है, तो अगर हाइट अगर आप मेजर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा हाइट जिस पर्सन की होगी उसको हम लोग देंगे रैंक 1, जिसकी कम होगी उसको देंगे रैंक 2, उससे भी कम होगी उसको रैंक 3, ऐसे हम लोग उसको रैंक दे देंगे। मार्क्स है तो मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे रैंक 1, जिसके मार्क्स कम होंगे उससे कम होंगे तो रैंक 2, उससे भी कम होंगे तो रैंक 3। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रैंक के अंदर। ठीक है, ऑल्दो वी यूज रैंक कोएफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशनशिप between two quantitative variables, Karl Pearson correlation coefficient is more efficient as actual observations are used in the calculation and not the ranks। मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह पे रैंक कोरिलेशन मेथड जो है वो कार्ल पियर्सन मेथड से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करते हैं तब हम लोग डायरेक्टली वही डेटा यूज़ करते हैं जो दिए हुए हैं, जबकि जब उसको जब वही डेटा को जब रैंक कोरिलेशन में कन्वर्ट करते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपके जो डेटा है उसको रैंक में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे डिस्पर्जन आ सकते हैं जिसकी वजह से आप जो आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो हो सकता है कि आपको गलत फिगर्स भी दिखाए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि रैंक कोरिलेशन मेथड जो है पियर्सन का वो कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मॉडल मेथड से ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, ओके। So note that the Spearman correlation coefficient is nothing but the Karl Pearson correlation coefficient between the ranks of two attributes. Therefore, it can be interpreted in the same way as we interpret the Karl Pearson correlation coefficient. So this is not a completely different than the Karl Pearson methods. It is almost similar. Its interpretation will be also the same. Interpretation कैसे, मतलब जो हमने पढ़ा था हम लोग, जो वैल्यू अगर -1 के नज़दीक है, 0 के नज़दीक है, +1 के नज़दीक है, परफेक्टली पॉजिटिव, मॉडरेटली पॉजिटिव। ओके, सो ये सारे जो हमने पढ़े थे ना वही का वही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि मैथड कुछ अलग नहीं है, बट हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रैंक के कोरिलेशन फाइंड करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर नंबर्स के। जब नॉन न्यूमेरिकल होंगे, मतलब कि जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा होता है, वहाँ पे आपके पास रैंक ही पॉसिबल होता है। इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे आपको वो नहीं सोचना है कि कुछ नया मेथड है, इसमें तो वही जो आप लोग इंटरप्रिटेशन कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में कर रहे थे वही इंटरप्रिटेशन आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंदर भी करना है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन भी अगर आप लोग एक सम्स देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन में भी इतना कुछ बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा ही कैलकुलेशन है।
ठीक है। ओके। सो अभी जो प्रैक्टिकल सम से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 7 एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी। They are judged by two managers from this company in terms of their administrative skill. The ranks given by them are as follow. The employees are from A to G, रैंक बाय मैनेजर वन। जो पहला मैनेजर है वो ए को 6 रैंक दे रहा है, ए को वो 6 रैंक दे रहा है, जबकि रैंक मैनेजर टू जो है, मतलब मैनेजर टू जो है वो ए को कौन सा रैंक दे रहा है, 7 रैंक। वहीं पे ये बी को 7 दे रहा है तो इसको 6 दे रहा है। तो हम लोग को बस वही देखना है कि ये जो दो मैनेजर जो है वो रैंक दे रहा है उसके बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। कोरिलेशन होगा तो ही जाके हम लोग मार्केट बांध सकते हैं कि वो जो रिजल्ट देंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहले वो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ये समझ में आ जाए कि हमारे पास टोटल एन कितना है, 7 जो है वो टोटल एन हमको दिया हुआ है। उसके बेस के ऊपर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि उसमें से आर की वैल्यू कैसे फाइंड करती है। जैसे ये हो जाए उसके बाद हम लोग को जो बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो होता है ये टेबल। टेबल बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम क्वेश्चन वर्कर्स। आर एक्स मतलब कि जो मैनेजर वन ने जो रैंक दिए थे उसको हम लोग आर एक्स बोल देते हैं, और मैनेजर टू ने जो रैंक दिए थे उसको हमने ले लिया आर वाई। ठीक है, तो ये आर एक्स आर वाई मिल गया। तो अभी नेक्स्ट कौन सा स्टेप है, बहुत ही सिंपल था कि आप डिफरेंस डी फाइन कर लो। डी बराबर क्या, तो आर एक्स में से आर वाई क्या कर लो, माइनस। जैसे कि पहली रो में देखो तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। इन दिस वे हम लोग पूरे डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर जब हम लोग उसको टोटल करेंगे, मैंने टोटल का मेथड आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था कि पहले प्लस वाले ऐड कर दो, उसके बाद जो भी माइनस वाले उसमें से माइनस करते जाओ। तो यहाँ पे प्लस में 2 ही दिख रहे हैं, सॉरी 3, हाँ 3 ही दिख रहे हैं। 1 + 2 + 1 मतलब 4 प्लस है और माइनस भी 4 है, मतलब कि आंसर एट द एंड क्या आएगा, 0। ठीक है, और नेक्स्ट जो कॉलम है वो क्या है, डी स्क्वायर, मतलब कि आपने जो भी डी की वैल्यू फाइंड की उसका स्क्वायर फाइंड की। जैसे कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, 1 का स्क्वायर भी 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। जब इसका टोटल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। जबकि ये जो सिग्मा डी का आपके टोटल किया ये 0, वो क्या होगा, सिग्मा डी। ठीक है, दो वैल्यू है आपको जो उसमें यूज़ करनी है, वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। लास्ट के जो कॉलम है डी एंड उसका डी स्क्वायर, उसका आपको सिग्मा की वैल्यू आपको चाहिए अगर आपको आंसर लेके आना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होगा वो होगा फॉर्मूला बेस्ड। तो अभी आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, दैट आर इज इक्वल टू, आपको पता है रैंक दिए मतलब कि रैंक कोरिलेशन मेथड ही फाइन कर, उससे ही फाइन कर पाओगे। सो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और वी कैन से एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ। सो 6 is the total number, the observation given in the equation, that is 6. Sigma d square, we already find the value of sigma d square is 12. The value of sigma d square is 12. Okay, and upon n bracket में n square minus 1, n is equal to total 7, so 7 into 7 square means 49 minus 1. सो अगर ऊपर देखिए 12 × 6 कितना हो जाएगा, 72। यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, एंड अपॉन 336 व्हेन वी मल्टीप्लाई 48 विथ, बिकॉज 49 माइनस 1 इट कम्स 48, 48 मल्टीप्लाई 7 इट कम्स 336। so right now you have to 1 minus 72 upon 336, what we are using as per our BODMAS theory कि हम लोग पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। so the division of 72 by 336 will come 0.2143. when we subtract it from 1, we will get the value of r is as 0.79. सो अभी आपके पास आर की वैल्यू आ गई तो हम लोग समझते हैं कि आंसर खत्म हो गया। नहीं, मैंने जैसे बोला था कि जैसे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में हम लोग जो इस तरीके से भी इंटरप्रिटेशन करते थे, इन सेम मैनर वी विल आल्सो गोइंग टू इंटरप्रेट इन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ओके,
So this is the interpretation that the value of r is nearer to 1. It shows partial positive correlation, so it can be said that there is a similarity between the ranks of the employee given by two managers. So हम लोग इसको देखते हैं, ये exactly मतलब 98 या 99 नहीं है, but yes it is near about 1. It is more near to 1 than the 0, है ना. हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 से ज़्यादा 1 के ज़्यादा नज़दीक है. ठीक है, तो हम लोग इसको पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर ये एग्जैक्टली 1 होता तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता, बट यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है. कैसा रिलेशन है वहाँ पे? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. तो हम लोग ये बोल सकते हैं देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द रैंक्स ऑफ द एम्प्लॉय गिवन बाय द टू मैनेजर्स. वो जो मैनेजर्स रैंक दे रहे हैं उसके अंदर सिमिलरिटी है. ठीक है, ओके. अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. That is question number 2, and this question is the owner of chain of the mobile phone shop selling the mobile phones of various brands invited an expert person. The owner asked him to check and rank 10 different mobile phones regarding its camera and battery efficiency. The ranks given by the expert to 10 mobile phones of a different brand are given below. सो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल के ऊपर, एक का कैमरा जो है उसको हम लोग को चेक करना है, दूसरे की बैटरी को. एंड ऑन दैट बेसिस जो पर्सन ने अलग अलग उन लोगों ने रैंक्स दिए हुए हैं. अभी आपको ये चेक करना है कि जो एफिशिएंसी है कैमरा की और बैटरी की, उनके बीच में कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बैठ रहा है, रैंक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कितना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोबाइल फ़ोन ए से लेके जे तक के है और वहाँ पे रैंक दिए हुए हैं. सो ए का देखो तो वहाँ पर रैंक ऑफ फॉर कैमरा 3 है, जबकि रैंक फॉर बैटरी 6 है. बी का देखो तो 5 एंड 4, सी का देखो 8 9, डी का 4 एंड 8. सो ये रैंक आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी रैंक दिए हुए. तो सो फ्रॉम दिस रैंक वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. फॉर दैट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू मेड, फॉर दैट वी हैव टू मेड अ टेबल. सो दिस इज अ टेबल that first workers A to J, then for camera Rx is 3 to 9, then for battery Ry that is 6 to 7, and then the next column is till this it is from question only. ठीक है, यहाँ तक का जो है पूरा क्वेश्चन में से ही है. हमको जो फाइंड करना है वो सिर्फ दो कॉलम ही फाइंड करना है. दैट इज नॉट रॉकेट साइंस. लेट्स जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ आर वाई फ्रॉम द आर एक्स. ओके, तो डी कैसे फाइंड कर लोगे कि आर वाई की वैल्यू आर एक्स में से माइनस कर लो, एंड इन द नेक्स्ट कॉलम यू हैव टू जस्ट मेक इट स्क्वायर. एक बार डी मिल जाए तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है. ठीक है, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा है. ठीक है, सिर्फ उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. दैट इज़ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1. तो वैसे कुछ इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है. ठीक है, इसको और आगे जैसे जाएंगे तब हम लोग को थोड़े और टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो वो हमने किया, जैसे कि आर एक्स एंड आर वाई दिया है तो उसके बेस पे हमने डी फाइन कर लिया. नाउ आई थिंक यू आर फैमिलियर दैट हाउ वी कैन फाइंड दिस. That 3 - 6 it comes to -3, and in the next column we are making its square, and that is known as the d square. So now just moving to its total, or we can say it's a sigmas we find. So sigma d is equal to 0, and sigma d square it comes the 214. That is actually most important thing for which we are doing all this calculation, or we can say the making the table for value of sigma d square. Okay, so you have to remember the sigma d square is equal to 214 because we have to put the values in it. The formula, the total number of n, so we can say 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So n is equal to 10. From that we can find the value of r by using this formula, that r is equal to 1 - 6 sigma d square upon n bracket में n square -1. So 6 will be there as in the formula. Sigma d square value is equal to 214 upon n is equal to 10. In bracket 10 square it comes 100 minus 1. So 100 minus 1 is equal to 99. So यहाँ पे याद रखना कि पहले आपको ब्रैकेट ऑफ करना होता है.
ठीक है। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर ही आप लोग 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कई बार क्या था, बाकी सब कुछ आता है बट बेसिक मैथ्स को ही दिमाग में से निकाल चुके होते हैं, तो वो खास याद रखो कि जब ब्रैकेट होता है बॉडमास वाला यूज जो है वो हमेशा याद रखना ही चाहिए। ब्रैकेट ऑफ जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 1 माइनस हो जाए, इट कम्स 99, एंड देन व्हेन वी मल्टीप्लाई 99 विथ 10 इट कम्स 990। So 1 minus 1284 upon 990, and when we divide 1284 with 990 we got my 1.2970, and when we subtract this amount with the minus 1 we get minus 0.2970. If we take an approximate value of r, so we can say the approximate value is minus 0.30. सो एक तो चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे तो एक तो नेगेटिव है, आर की वैल्यू कैसी आ रही है आपकी नेगेटिव है, आपका ऑलमोस्ट आंसर खत्म हो गया है। बाकी क्या है आपका इंटरप्रिटेशन, देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ आर इज नेगेटिव एंड नियरर टू ज़ीरो, it shows partial negative correlation. So it can be said that according to expert review, it if camera is efficient then its battery is less efficient, and if the battery is efficient then its camera is less efficient for the mobile phones checked by him. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था हमारा जो फाइनल आंसर था ना वो, क्योंकि आपने ये पूरा जो प्रोसीजर किया वो किसके लिए किया था कि आप ये डिसाइड कर सको कि कौन से कैमरे के अंदर या कैमरा के मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा है और उसकी बैटरी है उन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो हमको फाइनली क्योंकि आंसर माइनस में आया, डेफिनेटली परफेक्टली नेगेटिव नहीं है। परफेक्ट नेगेटिव मतलब कि -1 अगर आंसर आ जाता है तो परफेक्टली नेगेटिव हो जाता है, बट परफेक्टली नेगेटिव नहीं है बट पार्शियली भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा कि अगर बैटरी एफिशिएंट है तो कैमरा एफिशिएंट नहीं है, और अगर कैमरा एफिशिएंट है तो बैटरी लेस एफिशिएंट है, मतलब कि कम एफिशिएंट है। तो इस हिसाब से हमको समझ में आ जाता है कि बैटरी और कैमरे का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट रिलेशन है। दैट इज़ वाई कि वो आंसर किस में आया, हमारा आर की वैल्यू किस में मिली हमको, नेगेटिव मतलब कि माइनस में। ठीक है। ओके, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, that the singing talent of a five singer A, B, C, D, and E was judged by two judges in a singing competition. The rank assigned to five singers are as follow. Find the similarity between the decisions of the two judges from the rank correlation coefficient. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वो 5 ABCDE जो है ना वो जजेस है, सॉरी वो कॉम्पिटिटर है, मतलब कि जो सिंगिंग टैलेंट दिखाने के लिए आए हैं। अभी उसमें आपको जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है ना वो कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे तो देखने को मिलेगा कि जो कॉम्पिटिटर्स है उसको अंदर लिखा हुआ है और उसके रैंक जो है वो बाहर दिए हुए है, जिसके लिए हम लोग नॉर्मली रेडी नहीं होते। हम लोगों को क्या होता है, ऊपर आपका कॉम्पिटिटर होगा, नीचे इसको रैंक दिया होगा, तो वहाँ पे हम लोग को पहले जैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस वही देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसको आंसर जब भी हमने स्टार्ट किया पहले इसको इस हिसाब से अरेंज कर लो कि पहले लिख दो ABCDE, ये हो गए आपके सिंगर, ये अरेंज करना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस सेशन के अंदर जगह दी, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में या एग्जाम में पूछे जाते हैं ना तब आप लोग को तुरंत, मतलब जब तक एक बार देखा नहीं हो ना तब ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको ए जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ए दो जगह पे दिख रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रैंक जो जज वन है उसने कौन सा रैंक दिया और जज टू ने कौन सा रैंक दिया, तो उसको हमने ऊपर नीचे लिखा। देखो ए कहाँ पे दिख रहा है आपको, जज वन के अंदर, तो यहाँ पे देखने का मतलब कौन सा है, उसने इसको कौन सा रैंक दिया है, 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए के नीचे 2। वैसे जज टू ने ए को कौन सा रैंक दिया है, तो ए कहाँ पे मिल रहा है आपको रैंक जज टू में, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, और उसने इसको कौन सा रैंक दिया है, रैंक 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रैंक 4। वैसे भी जाएंगे सिंगर बी के साथ, तो बी ए में कहाँ पे है, 3, तो ए में यहाँ पे बी के नीचे जज वन में लिखो कहाँ पे, 3, और बी जज टू में कहाँ पे, तो वो दिख रहा है आपको फर्स्ट पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। वैसे ही हम लोग जाएंगे सी के लिए, तो सी आपको कहाँ पे दिख रहा है, जज वन में फर्स्ट रैंक पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1, और वहीं पे जज टू में सी कहाँ पे दिख रहा है, 2 के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। डी जो है वो जज वन में कौन से प्लेस पे है, 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जज वन में 5, और डी जो है जज टू में है वो कौन से प्लेस पे है,
3, तो यहाँ पे हमने रख लिया 3। ठीक है, अभी बारी आई ई की। तो ई अगर हम लोग देखें जज 1 में तो कौन से नंबर पे 4 और जज 2 में कौन से नंबर पे है वो 5। तो अभी जिस हिसाब से आप लोगों को आदत है सम्स गिनने की वो आपको मिल गया। मतलब कि आपको ऊपर पार्टिसिपेंट है, नीचे जज 1 ने कितने रैंक दिया, जज 2 ने कितना रैंक दिया, मतलब कि आर एक्स एंड आर वाई अभी आपके पास डायरेक्टली मिल गया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतनी सी मिस्टेक अगर आप लोग समझ लो या फिर ये जो थोड़ा ट्विस्ट है वो समझ लो, तो आपको पूरा आंसर, बाद में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत सिंपल सही है। ठीक है, सो यहाँ तक ही एक क्वेश्चन अलग था। यहाँ से आगे का अगर हम लोग देखने जाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर वही सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आंसर के अंदर जो आगे थी। ठीक है, कौन सी, तो पहले टेबल बनाओ। हो गया टेबल तैयार, आर एक्स आर वाई हमने जो नया टेबल बनाया उसमें से लिया, एन उसके बाद डी, एन उसके बाद डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, दैट इज़ 14। यही हमको सिर्फ याद रखना है, फॉर्मूला के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। टोटल आपके पास एन कितना है, तो 1 3 4 5, सो एन विल बी 5। अभी हम लोग बस ये वैल्यू उसके फॉर्मूला के अंदर रखेंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 14, तो वहाँ पे रखी। एन इज इक्वल टू 5, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का 5 स्क्वायर इट कम्स 25 माइनस 1। तो फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आर की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 0.30। इसमें से क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, पहले आप जरा सोच के बता सकते हो कि आर की वैल्यू जो अगर 0.30 आए तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इंटरप्रिटेशन में मैं आपको लिए बेसिकली दो ही चीज़, मतलब जो आपके पास मेन ऑप्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो परफेक्टली पॉजिटिव, दूसरा है पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, सो हमको 0.30 की जो वैल्यू है वो किसके नज़दीक दिख रही है, तो 0.30 की जो वैल्यू है वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है। सो द वैल्यू ऑफ आर इज पॉजिटिव एंड नियर टू 0, पॉजिटिव है बट वो किसके नज़दीक है, 0 के। सो देर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, दस इट कैन बी सेड दैट देर इज अ लेस एग्रीमेंट बिटवीन द जजेस, देयर ओपिनियंस डिफर टू सम एक्सटेंट। तो हम लोग 0.30 के नज़दीक आया, मतलब क्या हुआ कि उन दो जजेस के बीच में उतना कोरिलेशन नहीं होगा जितना होना चाहिए, मतलब कि दोनों के जो तरीके हैं जज करने के वो काफ़ी अलग है, और जब काफ़ी अलग होता है तो ऐसे पर्सन के पास जजमेंट लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। अगर हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करें जैसे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड, तो उसमें जो जजेस की पैनल बिठाई जाती है वो ऐसे ही किसी को भी नहीं ले लेते, उनके अंदर भी ये देख चेक किया जाता है कि वो लोग किस हिसाब से सोचते हैं और उनके बीच में कितना डिफरेंसेस है। तो अगर उनके बीच में डिफरेंसेस होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सही जो चूज़ करना है पर्सन को वो शायद नहीं कर पाए। इसके लिए वहाँ पे हो सके उतना कम, जितना डिफरेंस होता है, मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी 1 के नज़दीक ज़्यादा आती है उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, आई होप यू एन्जॉय दिस सेशंस, स्टे सेफ एट योर होम, थैंक यू वेरी मच।